जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? हमने जो कल की जो हमारी क्लास थी या अंतिम क्लास जो थी वो प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना पर थी। यानी कि हमने प्लेट टेक्टोनिक को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा आइसोस्टेसी, यानी जिसे हम समस्थितिकी या साम्यावस्था या इसी को हम भू संतुलन के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो सब चीजें हैं वो किस प्रकार से अपने आप को संतुलित किए हुए हैं और उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? आइसोस्टेसी। समस्थिति या इसी को हम साम्यावस्था बोलते हैं या इसी को हम भू संतुलन भू संतुलन के नाम से जानते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं? आइसोस्टेसी। तो आज हम भू संतुलन की समस्थिति यानी आइसोस्टेसी की बात करने वाले हैं। हमने अगर हम आपसे मैं बात करूं तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक ये सतह है, एक समतल सतह है और इस सतह पर एक व्यक्ति मान लीजिए खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति इस पर खड़ा हुआ है। तो इस पर क्या कोई बल कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल, एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसको नीचे की ओर, इस पर एक बल जो है वो नीचे की ओर लगता है और इस नीचे के बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व। गुरुत्व बल लग रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये नीचे की ओर लग रहा है तो ये नीचे यानी कि नहीं, आप अगर ये अगर स्थिति इसकी, अगर ये यहाँ पे खड़ा हुआ है या फिर एग्जांपल मैं अपने आप को करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस सतह पर खड़ा हुआ हूँ, मैं ना तो गिर रहा हूँ, मैं एक बैलेंस के रूप में एक बैलेंस बनाए हुए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारा एक गुरुत्व बल है और इसके जस्ट अपोजिट एक बल कार्य करता है, यानी कि जो सेंटर की ओर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक नॉर्मल फोर्स ऊपर कार्य करता है। इसलिए इन दोनों बलों में क्या है? आपस में सामंजस्य बना हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल इसके जस्ट आगे ले लेता हूँ, ये हमारी एक सतह है जो क्या है? तिरछी सतह है और इस तिरछी सतह पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति इस तिरछी सतह पर खड़ा हुआ है। अब जो इसका गुरुत्व बल होगा वो क्या होगा? इसका गुरुत्व बल वो तो नीचे की ओर ही लगेगा, ऐसा होगा। लेकिन इस आदमी में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो केंद्र की ओर इधर लगेगा। अब इस पर एक कोण बना तो क्या ये व्यक्ति के गिरने के चांसेस हैं कि नहीं है? ये व्यक्ति क्या यहाँ पर गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? एक एक ये स्थिति, एक ये स्थिति और दूसरी ये स्थिति, दोनों में आप ये बताइए कि किस स्थिति में व्यक्ति गिर सकता है? इस पे गिर सकता है क्योंकि इस पे जो बल का संतुलन है वो क्या हो गया? बिगड़ गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो बलों का संतुलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। अगर किसी भी वस्तु को अपनी स्थिति पर बनाए रखना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बलों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर बलों का संतुलन बिगड़ जाएगा या बलों में असंतुलन आ जाएगा तो वो जो स्थिति है उस स्थिति से वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यानी अगर एक व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है या खड़ा हुआ है और यहाँ से फिसल के गिर सकता है, यानी कि यहाँ पर बलों का असंतुलन है, बलों में संतुलन का अभाव आ गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये
सागर है और इस सागर तल में एक नाव है, तो और ये नाव इतनी क्या हुई है, डूबी हुई है ये जल में। इतनी नाव क्या हुई है, ये जल में डूबी हुई है। तो अगर ये नीचे डूबी हुई है, यानी कि नीचे क्या जा रहा है, वेट। नीचे वेट लग रहा है, यानी वेट मतलब गुरुत्व। और इसके जस्ट अपोजिट एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। आपने किसका, आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। और आर्किमिडीज के सिद्धांत में उसने कहा कि जो कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर आयतन घेरती है, कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के आयतन के बराबर, यानी द्रव्यमान के बराबर आयतन को घेरती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी जो हमारा वेट अंदर है, जो पानी के जल स्तर के नीचे है और जो ऊपर है, उन दोनों में एक बलों का, यानी जो बलों का वो क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। और जब तक ये दोनों बलों का, गुरुत्व और उत्प्लावन बल का संतुलन है, तब तक ये नाव डूब नहीं सकती। और जब इन दोनों बलों के बीच में असंतुलन आ जाएगा, यानी संतुलन का अभाव आ जाएगा, तो नाव क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर मैं कह दूं कि जो अगर ये नाव है और नाव के एक कोने में इस तरफ, एक तरफ अत्यधिक भार रख दिया जाए और यहाँ पर खाली कर दिया जाए, या तो इसके अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा भार रख दिया जाए, तो क्या ये जो अगला सिरा है वो क्या करेगी, नीचे डूबेगी कि नहीं डूबेगी। क्योंकि द्रव्यमान, कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर आयतन घेरेगी, यानी वो और नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो क्या जो बलों में संतुलन है वो बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। बलों में क्या आ जाएगा, असंतुलन आ जाएगा, और उस असंतुलन की वजह से हमारी नाव डूब जाएगी। यानी कि बलों का संतुलन होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु की स्थिति को बनाए रखना है तो उसमें बलों का संतुलन बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं कहता हूं ये तो एक छोटा सी बात थी, लेकिन मैं अगर पृथ्वी के परपटी की बात करता हूँ, मान लीजिए ये परपटी, ये क्या है, परपटी। और हम हमेशा पढ़ते आए हैं, अभी हमने जो पीछे क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि जो हमारी परपटी होती है, उस परपटी के नीचे स्टेनोस्फेयर, क्या है, स्टेनोस्फेयर है, जिसे हम दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। ये कैसा है, जो हमारी भूपर्पटी है वो स्टेनोस्फेयर पर तैर, जिस प्रकार से एक नाव जल में तैर रही है, कुछ उसी प्रकार से हमारी परपटी स्टेनोस्फेयर पे तैर रही है। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि ये हमारी किसकी बनी होती है, तो ये सियाल की बनी होती है, और यहाँ क्या नीचे होता है, सीमा होता है। तो हम ये भी पढ़े होंगे कि जो हमारी सीमा है, सीमा पर ही हमारी परपटी सियाल तैर रही, फ्लोट कर रही है। जब हमने वेगनर सिद्धांत समझा था, उसमें भी हमने ये सारी चीजें की बात की थी कि हमारा जो परपटी है वो हमारा दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फेयर पर तैर रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस पर अगर ये तैर रहा है तो भू संतुलन होगा, समस्त की आइसोस्टेसी होगी, यानी अगर मैं कहूं तो बलों का संतुलन होगा।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आर्किमिडीज कहता है कि द्रव्यमान के बराबर वो आयतन घेरती है कोई भी वस्तु, तो मैं कहता हूं कि अगर एक तरफ मान लीजिए मैं पहाड़ मान लेता हूँ, एक तरफ पर्वत मान लेता हूँ, भूपर्पटी सेम तो नहीं है कि सेम हर चीज में एक ही द्रव्यमान है। घनत्व तो कह सकते हैं क्योंकि एक ही चीज से बनी हुई है, लेकिन हम उसका भी खंडन करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब आएगा उसमें भी। लेकिन हमने ये कर लिया पर्वत, हमने कहीं देखा तो पठार, और हमने कहीं देखा तो मैदान। अब इस हिसाब से तो बलों का असंतुलन आ जाना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ ये एक परपटी है, एक खंड है जो स्ट्रेटोस्फीयर पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, और एक तरफ ऊंचा पर्वत है, फिर इसके बाद अगर हम देखें पठार है और ये मैदान। तो क्या इन पर संतुलन है? अगर संतुलन है तो क्यों है और कैसे? बात इसकी है कि अगर इस पर संतुलन है, अगर संतुलन है तो बताइए क्यों है और कैसे? ये दो क्वेश्चन है। हमने देखा, हमने क्या नॉर्मल जो हमारा गुरुत्व बल है, मैं मानता हूं कि यहाँ से एक पृथ्वी के केंद्र की ओर या पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इधर को धंस जानी चाहिए कि नहीं धंस जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा भार है और ये भार ज्यादा है तो यहाँ पर धंस जाना चाहिए अपेक्षा मैदान की, तो ये भारी होगा। लेकिन फिर भी भूसंतुलन क्यों है? अगर क्यों है तो कैसे है? अगर है भी तो कैसे है? इस बात की हम बात करने वाले कि हमारी जो आइसोस्टेसी है, भूसंतुलन है, वो क्या है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पर्वत पठार मैदान जो है अलग अलग भार के होने के बावजूद भी, अलग अलग द्रव्यमान के होने के बाद, मैं घनत्व की बात नहीं करता, घनत्व तो सेम हो सकता है, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा, जो अभी तक हम मान रहे थे। जब ये हमने आइसोस्टेसी आई तब उसकी बात हमने की। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमने देखा कि जो एंडीज पर्वत, पेरू में एंडीज थी, वहाँ पेरू में जो एंडीज पर्वत, अब उन्होंने किसकी बात की? भू संतुलन की बात की। भू संतुलन के लिए जो मैंने अभी कहा है एंडीज नाम का, एंडीज नाम का नहीं, पेरू में एंडीज पर्वत श्रृंखला थी, और उसमें जो थे पियरे वाफर, क्या थे? पियरे वाफर थे। संतुलन की बात करते हैं तो एक पेरू में लेते हैं और एक भारत में लेते हैं। पेरू में कौन कर रहे थे? तो पियरे बॉफर और यहाँ पर थे एवरेस्ट। पियरे बाफर महोदय जो पेरू में एंडीज पर्वत श्रृंखला को लेकर कर रहे थे, किसको? एंडीज को। एंडीज पर उन्होंने सर्वेक्षण करना चालू किया, और भारत पे हिमालय में जो एवरेस्ट महोदय साहब ने यहाँ चालू किया। इन्होंने भू संतुलन को लेकर के सर्वेक्षण किया कि जो हमारी इस बात को लेकर के कि भलों में संतुलन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भू संतुलन से को हम कैसे जो है सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो एंडीज साहब ने पेरू में गए, और सॉरी, पेरू में एंडीज पर्वत पर जो है पियरे वाफर साहब महोदय गए, और भारत में हिमालय पर सर्वेक्षण शुरू हुआ जो एवरेस्ट महोदय की निगरानी पे हो रहा था। पियरे वाफर साहब ने सन 1735 में शुरू हुआ, और हिमालय में 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट साहब ने यहाँ पर भू सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया। हालांकि जो आइसोस्टेसी थी उसका नामकरण जो है हमारे अमेरिका के जो भू सर्वेक्षण या भूवैज्ञानिक थे, सीई डटन साहब,
जो 1889 ईस्वी में सबसे पहले समस्थिकी या भू संतुलन आइसोस्टेसी का नाम सर्वप्रथम उन्होंने 1889 में रखा था। किन सी जो है डटन साहब ने किया था। तो मैं कह सकता हूं, अगर नामकरण की बात करते हैं, नाम की सर्वप्रथम नाम की बात अगर करते हैं तो कौन है? अमेरिका के हैं सीई डटन साहब। सी डटन महोदय ने ये काम किया 1889 में। अब हम बात यहाँ आते हैं कि जो हमारी हिमालय और पेरू के इंडीज पे जो भू सर्वेक्षण चल रहा था, हम उसकी बात करते हैं। अब जब हमारे एवरेस्ट महोदय साहब और पियरे बाफर जब भू सर्वेक्षण कर रहे थे, तो इनको कई चीजें प्रॉब्लम आ रही थी। इन्होंने कहा किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना, हर चीज की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हम किन्हीं दो बिंदुओं की निकाल लें और उन दो बिंदुओं से उनके सापेक्ष में सभी हम पोजीशन को रख देंगे। अगर मैं कहूं तो इन्होंने क्या समझा, इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है, डी है और ई है। इन्होंने ऐसे करके कहा ए बी सी डी ई। इन्होंने कहा अगर हम इन दो की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लें तो हम ये बाद में इनकी हम पोजीशन निकाल सकते हैं। वो कैसे? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हम ए की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल देंगे तो हम ए के सापेक्ष में कह देंगे कि इतने किलोमीटर दूर ईस्ट या वेस्ट में है। इससे हम इसके पश्चिम में कह सकते हैं, बी के एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के बाद इसके हम ईस्ट में भी कह सकते हैं। यानी उनका कहना था कि किन्हीं दो बिंदुओं की हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लें और वहां से हम उनके सापेक्ष में ये कह सकते हैं कि वो कितनी दूर पर स्थित है। इसलिए उन्होंने इन दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की बात की, यानी ए और बी की एग्जैक्ट पोजीशन की बात की। अब एग्जैक्ट पोजीशन की अगर बात उन्होंने की तो आपको पता होगा कि अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए दो विधि होती हैं और एक क्या होती है तारों के माध्यम से और दूसरा होता है गणितीय या फिर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री से के तहत निकाल सकते हैं और तारों यानी सेलेस्टियल सेलेस्टियल मेथड और दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्री। इन दो तरह से हम जो है तारों का एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। उन्होंने अब मान लीजिए उन्होंने तारों से निकाला, उन्होंने तारों से एग्जैक्ट पोजीशन निकाला और उन्होंने ये मान लीजिए स्टार है और इनसे इन्होंने और ये बीच में क्या है उन्होंने जब इससे निकाला उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि जो मान लीजिए अगर यहाँ पे एक साहुल टांगा जाए, साहुल प्लम्बलॉन्ग साहुल यहाँ पे आ सकता है जिसे हम प्लम बॉम्ब कहते हैं। साहुल यहाँ पे आ सकता है जिसे हम प्लम बॉम्ब
अगर साहुल टांगा जाए, अगर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब घर बनता है, जो राजगीर मिस्त्री होते हैं, वो एक क्या लिए रहते हैं, साहुल। एक लोहे का लट्टू होता है जो भारी होता है, और उसी के सहारे वो क्या करते हैं, दीवार को खड़ी करते हैं, ताकि दीवार क्या रहे, सीधी रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्टार से यानी सेलेस्टियल्स मेथड से उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन निकाली, और उन्होंने पाया कि जो हमारा साहुल है वो क्या हो जा रहा है, वो थोड़ा सा क्या कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। सेलेस्टियल्स मेथड, तो सेलेस्टियल्स मेथड ऐसा ऐसा मेथड है जिससे 100% एक्यूरेंसी की क्या होती है, उम्मीद होती है, और यहाँ से हमेशा सही जो है पोजीशंस निकलती है। लेकिन उन्होंने कहा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक को उन्होंने यूज किया, उन्होंने ये जो हमारा साहुल मुड़ रहा था, वो क्यों ऐसा मुड़ रहा है, उन्होंने बताया कि साहुल जो है हमारा, वो इधर की ओर मूव कर रहा है। उन्होंने कहा, जब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक के तहत, मान लीजिए ये हमारा ऐसा था, उन्होंने कहा कि ये बिंदु एक एक्स है और एक ये वाई है, ये एक्स है और ये हमारा वाई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो पर्वत है। ये क्या है, यहाँ पे पर्वत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पे साहुल रखते हैं, प्लम बॉब, तो ये जो है इधर की ओर मुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने पाया कि ये इधर की ओर क्यों मूव कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इस बिंदु को मैं M1 मान लूं, M1, और इसको M2 मान लूं, और इन दोनों के बीच की दूरी को R मान लेता हूं, समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा देता हूं और यहाँ पे रखेंगे। आपने ये समझ लिया, सेलेस्टियल्स मैटर वो तो 100% इक्वेरेसी के साथ दिया आपने, लेकिन ये जो साहुल इधर घूम जा रहा था, वो उनको पता नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से इन दोनों में, सेलेस्टियल्स मेथड्स और टेक्नोमेटिक मेथड, उन दोनों मेथड में क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। क्या आ रहा, दोनों में एरर आ रहा था। उन्होंने एरर का पता किया कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो साहुल मूव कर रहा था उनको पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों मूव कर रहा है। जब उन्होंने सेलेस्टियल्स मैटर और टेक्नोमेटिक से दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश की, तब तक उनको ये नहीं पता चल रहा था कि हमारा जो साहुल है वो मूव कर जा रहा है, वो यानी कि पहाड़ की तरफ जो है क्या कर रहा है, आकर्षण, वो मुड़ जा रहा है पहाड़ की तरफ, उसका जो साहुल है वो मुड़ जा रहा है। ऐसा उनको नहीं पता चल रहा था। इस वजह से उन दोनों में जो तारे से उन्होंने निकाला था, यानी कि सेलेस्टियल्स मेथड से और टेक्नोमेटिक मेथड, उन दोनों में क्या आ जा रहा था, एरर आ जा रहा था, डिफरेंस आ जा रहा था। कि अगर सेलेस्टियल्स मेथड से, तो उन्होंने कहा कि अगर सेलेस्टियल्स मेथड वाला ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये साहुल वाला है, साहुल यानी कि प्लम बॉब, प्लम बॉब यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में साहुल कहते हैं, जो हमारे राजगीर मिस्त्री। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो साहुल है इधर आ जा रहा है, मूव कर जा रहा है, वो क्यों किया, उसके बारे में उन्होंने सर्वेक्षण करना चालू किया। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन तारों की तो एक्यूरेट होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। संदेह कहाँ है, ट्रिग्नोमेट्रिक में, यहाँ पे है प्लम बॉम्ब, उस वो मूव कर रहा है, अभी तक उनको पता नहीं। उन्होंने सर्वेक्षण चालू किया और उन्होंने पाया कि हम अब जो है दो बिंदुओं की एग्जैक्ट पोजीशन निकालें। उन्होंने एक बिंदु ए मान लिया और बी मान लिया, या एक्स मान लिया, वाई मान लिया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहाड़ था। उन्होंने कहा
कि क्यों ना हम ऐसा करें, यहां पर उन्होंने प्लम बॉम्ब टांगा एक्स बिंदु पर। जब उन्होंने यहाँ पे टांगा और उसको रखा, तो देखा कि जो हमारा प्लम बॉम्ब सीधा जाना चाहिए वो सीधा ना जा करके वो जो है इधर की ओर क्या हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। अब आप ये बताइए, अगर मूव कर जा रहा है, उनको अब पता चलने लगा कि जो हमारा प्लम बॉम्ब है वो सीधा ना होकर के किधर की ओर, पर्वत यानी पहाड़ पर्वत की तरफ क्या कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसी वजह से हमारा एरर आ रहा था। उन्होंने क्या किया, इस एरर को खत्म किया। अब आप ये बताइए, अब उनको पता चला कि साहुल इधर मूव कर रहा है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि मान लीजिए आपके पास घड़ी है, एक घड़ी है और उस पर जो है एक्चुअल टाइम 10:10 है, 10:10 है एक्चुअल टाइम है जो आपकी घड़ी में बज रहा है। जो आप सॉरी आपकी घड़ी में जो बज रहा है वो ये है, लेकिन दरअसल एक्चुअल टाइम जो है वो 9:50 है। या तो हम इसी को 10 मान लेते हैं, इसको 10 मान लीजिए, 10 बज रहा है और जो एक्चुअल टाइम है वो 9:50 है। आपकी घड़ी में ये 10 बज रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है वो 9:50 है। यानी कि अगर मैं इनमें देखूं तो 10 मिनट का अंतर है। यानी कि जो आपकी घड़ी है वो 10 मिनट क्या है, आगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी घड़ी में 9:50 है और एक्चुअल टाइम 10 बज रहा है। यानी इसमें क्या हो गया, 10 मिनट आपकी घड़ी क्या है, पीछे। अगर हमको ये पता चल जाए कि जो हमारा साहुल है कितना मूव कर रहा है, कितना अंदर की ओर जा रहा है, कितना पर्वत की तरफ जा रहा है, तो क्या हम उस करेक्शन या उस एरर को, जो वो करेक्शन करना है वो करेक्शन हो सकता है, उस एरर को ठीक किया जा सकता है कि नहीं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी घड़ी में 10 बज रहे हैं और जबकि एक्चुअल टाइम 9:50 है, तो क्या यहाँ से करेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस एरर को ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमको पता चल गया कि जो एक्चुअल है और अभी जो हो रहा है और जो एक्चुअल है, दोनों में अगर हमें पता चल जाए, और दोनों में पता चलने के बाद क्या हम करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। यही हुआ कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, ये मूव कर रहा है, कितना कर रहा है, उन्होंने जो अपेक्षा की उससे वो कम मूव कर रहा था, वो बात अभी आएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको हम एम द्रव्यमान M1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं M2, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R। क्या मान लिया उन्होंने, R मान लिया। इतना उन्होंने पता किया कि हम इनको मान लेते हैं, क्योंकि ये जो R है वो हम इसलिए, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जाएगा। ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्व है। तो पृथ्वी के गुरुत्व के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि यहां तक हम इसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और इसको हमने M1 और इसको M2। लेकिन इतना तो हो गया, लेकिन हमें अगर एक चीज पता चल जाए, क्या पता चल जाए, घनत्व। अगर हमको घनत्व पता चल जाए तो क्या हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि नहीं। आयतन पता चल जाए तो क्या हम द्रव्यमान पता कर सकते हैं, जी बिल्कुल पता चल सकता है। अगर हम इसके घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम घनत्व की बात कर रहे हैं, हिमालय के, हम हिमालय की के बात कर रहे हैं, हिमालय के घनत्व की बात कर रहे हैं। आयतन तो हिमालय का, अगर हमको आयतन पता चल जाए और घनत्व पता चल जाए, तो क्या हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्योंकि घनत्व हमको पता होना चाहिए 2.7, हमने पीछे देखा भी है कि घनत्व यानी ये 2.7 किसका होता है, ये हमारी परपटी का होता है। यानी कि हर जगह का घनत्व क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हर जगह का घनत्व क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी जो हमारी भू परपटी है वो एक ही, यानी कि किससे बनी है, ग्रेनाइट यानी
तो इसीलिए जो है एक ही वजह से इस पूरी प्रॉपर्टी का जो घनत्व है वो 2.7 है। तो अब हमको आयतन भी पता चल जाए और घनत्व भी पता चल गया, तो क्या हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं? अगर द्रव्यमान निकाल सकते हैं तो क्या यहाँ से फोर्स बल मिल सकता है कि नहीं? जी इंटू m1 इंटू m2 आई स्क्वायर। क्या यहाँ से फोर्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकल सकता है? फोर्स मिल सकता है। इस वजह से उन्होंने जो हमारा प्लम बॉम्ब था, अब वो कितना घूमेगा, जो ये कितना घूम रहा था, इसका पता उन्होंने कर लिया कि वो किस फोर्स के साथ जा रहा है। लेकिन जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा से उन्होंने पाया कि ये तो कम घूम रहा है। जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी उससे वो कम घूम रहा है, इसलिए उन्हें जो करेक्शन किया, जो उन्होंने एरर जो आ रहा था उसमें एरर में करेक्शन किया और सही करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी D1 इज इक्वल इज नॉट इक्वल D2। D1 क्या है? D1 सेलेस्टियल्स और D2 क्या है? ये हमारे टेक्नोमेटिक्स। उन्होंने पाया कि जो हमारा तारों से और जो हमने साहुल से, दोनों में हमने क्या पाया, जो हमने करेक्शन भी किया, उन्होंने बाकायदे सब कुछ सर्वेक्षण करने के बाद, उन्होंने सब पता करने के बाद उन्होंने करेक्शन किया, लेकिन करेक्शन में उन्होंने जितनी अपेक्षा की थी कि इतना मूव कर रहा था, जितना निकाले उन्होंने, उससे कहीं कम आ रहा था। या अगर उन्होंने कहा कि हमने पृथ्वी का जो घनत्व है वो 2.7 है, अगर उस 2.7 से 2.6 अथवा 2.5 ले ले, तो ये जो हमारा करेक्शन है वो सही हो जाएगा, यानी D1 इज इक्वल D2 आ सकता है। लेकिन जो उन्होंने अभी तक निकाला उससे करेक्शन किया, फिर भी उन्होंने D1 इज नॉट इक्वल D2, दोनों में असमंजस नहीं आया, सामंजस्य नहीं बना, यानी उन दोनों में फिर भी अंतर आ रहा था, करेक्शन करने के बाद भी आ रहा था। और उन्होंने बताया कि अगर जो हमारा घनत्व है, भूपर्पटी का जो हमने घनत्व ले लिया है वो 2.7, अगर उस 2.7 से 2.6 ले ले या तो 2.5 ले ले, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तब वहां से हमें पता चला कि जो हम अभी तक मान रहे थे, अभी तक हम क्या मान रहे थे कि हमारी भूपर्पटी का घनत्व जो है वो समान है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, या फिर वो मैदान हो, पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, ये क्या है? पर्वत है, पर्वत है, पठार है और ये मैदान है। अभी तक हम मान रहे थे कि इनका घनत्व क्या है? सेम है, सेम है। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, अगर हम पृथ्वी के जो भूपर्पटी का घनत्व है, अगर हम उसे 2.7 से कम ले, तब उन्होंने बताया कि कम लेने पर ये करेक्शन सही हो सकता है, ये एरर सही हो सकता है। ये एरर कहाँ आ रहा था? यही बीच में एरर आ रहा था। इस एरर को सही किया जा सकता है। तब हमें पहली बार पता चला कि जो है हर जगह घनत्व सेम नहीं है, कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन इसी के लिए कि पर्वत, पठार और मैदान, इन सभी का घनत्व क्या है? सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोस। अब समझ में आया कि आज हमारा जो आइसोस्टेसी था, समस्थिकी या भू संतुलन, वो समझ में आया कि हमने समस्थिकी को देखा। हमने जो हमारे पेरू व एंडीज थे, जो पेरू एंडीज में जब पियरे बाफर और भारत में हिमालय में उन्होंने भू सर्वेक्षण एवरेस्ट साहब ने किया, तो उन्होंने पाया, उन दोनों ने पाया कि गुरुत्व संबंधी प्रॉब्लम तो आ रही है,
वो प्रॉपर्टी पर गुरुत्व संबंधी जो दबाव की वजह से या फिर किसी अन्य वजहों से वो क्या हो रही है, गुरुत्व में तो प्रॉब्लम आ रहा है। वही प्रॉब्लम यहाँ आई, उन्होंने साहुल को सीधा लटकाया, पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जाना चाहिए था, लेकिन वो गुरुत्व से भटक गया, पृथ्वी के गुरुत्व से भटक गया और वो किधर की तरफ चला गया, हिमालय की तरफ मुड़ गया। उस हिमालय की तरफ मुड़ने का कारण क्या था, गुरुत्व। ये इधर क्या है, इधर तो गुरुत्व है कि नहीं, ये इसको क्यों खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व है और इसको ये खींच ले गया। फिर वहां से जो हमारे एवरेस्ट महोदय साहब थे, उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने करेक्शन भी किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तब हमें पहली बार पता चला कि 2.7 पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी का घनत्व है, लेकिन फिर भी ये क्या बराबर है, हर जगह समान है, हर जगह क्या समान है। इस चीज का भी फिर बाद में क्या किया गया, देखा गया और पहली बार ये प्रश्न उठा कि हर जगह का क्या समान है, क्या घनत्व। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस समस्थिकी और भू संतुलन की भूमिका थी ये, और हम कल इस समस्थिकी को आगे बढ़ाएंगे। साम्यावस्था, ये समस्थिकी एक साम्यावस्था होती है, आदर्श अवस्था होती है, इसे हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद दोस्तों।